जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। टेस्ट की चेकिंग में कोई मसला आया किसी बच्चे को तो मुझे बता सकता है। टेस्ट मिल गए, बाकी मिल जाएंगे भाई। देखें आ गया सर। नहीं दूसरा नहीं, पहला दूसरा तो अभी मिला ही नहीं। दूसरा तो मैंने सोल्यूशन ही कर दिया उनको माजरत के साथ, तो 2-3 दिन में चेक होगा। बल्कि मैं अभी करवा देता हूँ आपको, तो आपका खुद ही चेक हो ही जाना है। अभी आपका चेक हो जाना है, अभी सवाल करने लगे, ठीक है। माइल एब्जॉर्प्शन मुझे लग रहा है कल पे चला जाना है। नहीं आया जी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आईक्यू के पर्चे में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। कह रहे हैं थोड़ा रिक्वायरमेंट थोड़ी हो तो ज्यादा लिख के आ जाए। ज्यादा काम करने पे नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन हाँ अल्टीमेटली कटेंगे। वो कैसे? जो अगला काम करना था किसी अगले सवाल में वो रह जाएगा। टाइम लिमिटेड है ना, इसलिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रहे। अगर उसने 2-3 नंबर की थ्योरी पूछी है तो बस 2-3 लाइनों में लिख के आगे जाओ यार। वो 2-3 नंबरों में से क्या आपने 100 नंबर ले लेने? 2-3 नंबरों में से 2-3 नंबर ही मिलने। तो अगर आप 2-3 मिनट लिखोगे तो वो 3 में से 2 फिर भी मिल जाएंगे। 5 मिनट भी लिखोगे तो इतने ही मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये टेस्ट पेंडिंग हो जाएगा। पहले इस टेस्ट को फटाफट देख लेते हैं। ये टेस्ट आप लोगों के पास पहुंच चुका है? नहीं पहुंचा? अच्छा सवाल था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। एलोकेट ओवरहेड एक्सपेंसेस टू बोथ द प्रोडक्ट्स ए एंड बी। अच्छा हमने ये काम किया हुआ था, ऐसे नहीं कि हमने काम किया हुआ नहीं था, लेकिन काम कुछ इस तरह से किया था। ये सवाल शुक्र है यहां पे हुआ पड़ा है। ये सवाल कौन सा था? ब्राइट है, डार्क है, बदतमीज आदमी, शाइन और ग्लो, हाँ यही है। ये देखें जी, ये सवाल हमने किया था। इसमें पुरानी तरतीब के हिसाब से हमने टोटल एफओज निकाले थे, लेकिन उसने हमसे रिक्वायर क्या किया हुआ था? उसने कहा था कंप्यूट करो प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर शाइन एंड ग्लो। अंडर ओवर निकाले थे अगले दिन, अंडर ओवर भी निकाल लिए होंगे हमने, ठीक है। खैर प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स निकालने थे, एक्चुअल ओवरहेड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया था? हमने पहले अपनी मामूली कार्रवाई की। मामूली कार्रवाई से जो एफओएच निकले थे डिपार्टमेंट्स में पहुंचा दिए। पहले सारे बांटे, फिर सर्विस को भी यहां बांटा और यहां पे पहुंच गए। उसके बाद मैंने कहा उसने प्रोडक्ट वाइज मांगा है तो इनको बांटो, शाइन ग्लो शाइन ग्लो। फिर मैंने आपको कहा था इसके लिए आपके पास कोई ना कोई बेस होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक बात कही थी, शायद यहाँ लिखी भी हो, हाँ लिखी हुई है। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, सबसे मुनासिब बेसिस तो यही है। नंबर ऑफ परसेंटेज वर्क डन दे दे, ठीक है। नहीं तो फिर प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ आ जाए, ठीक है। या कोई भी और बेस अप्रोप्रिएट लिख लेते हैं। और अच्छा लिखा होना चाहिए, एनी अदर अप्रोप्रिएट बेस। अब ये अप्रोप्रिएट बेस कौन डिसाइड करेगा? किसी ने बोला हम, कौन था? किसी ने बोला हम, आहिस्ता से मुझे आवाज आई, किसने बोला है? बता दो। हाँ हम, सही कह रहे हैं। जिसने भी कहा था पता नहीं क्यों डर गया, वो सही कह रहा था। कौन करेगा अप्रोप्रिएट बेस आइडेंटिफाई? हम, पर्चे में बैठे हुए, ठीक है ना, नजर आ रहा हो तो। खैर अब ये काम पहले करना है, ठीक है। उसके बाद अगला काम ये करना है। काम वही है, सिर्फ सवाल के अंदर तरतीब थोड़ी सी जरा मुश्किल तरीके वाली थी, ठीक है। तो देखते हैं, ये स्टार वैसे ही लगा रहेगा, इस स्टार को नहीं ढूंढते रहे। हाँ तो अब इस वजह से हम फेल हो गए, है ना। इसका कोई चक्कर ही कोई नहीं था, क्योंकि अगर ढूंढते ढूंढते यहां पे पहुंच भी जाते तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑक्युपाइड। तो आपको पता ही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है ना, अगर पावर लिखा होता तो हम किलोवाट या हॉर्स पावर ढूंढते। इलेक्ट्रिसिटी है तो हम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देखते। लेकिन अगर ना हो तो ये दोनों कॉस्ट ही, पावर वाली मशीन आवर्स पे चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एरिया पे। तो यहां पे पहुंचे तो वैसे ही आपको लगना था अच्छा स्टार तो वही है, बस खत्म हो गया। ये लगा रह गया था जी, माजरत, असल सवाल में नहीं है। अच्छा रिक्वायरमेंट पहले पढ़े। एलोकेट ओवरहेड एक्सपेंसेस टू बोथ द प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ठीक है।
वही वाला काम, यानी कि प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल या बजटेड वैसे थे एक्चुअली, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर ओवर तो निकालना नहीं था, सिर्फ ये काम करना था ना। तो चाहे बजटेड है शक्ल यही होती है, एक्चुअल है तो भी शक्ल यही होती है। मसला तो तब आता है जब इससे अगली स्टेज पे जाकर कहे कि वो निकाल दो, वेरिएंस निकालो। जब वेरिएंस निकालना हो तो फिर ये अगर एक्चुअल है तो बजटेड उसने दिया हुआ होगा OAR, तो उससे हम बजटेड निकाल सकते हैं, वो हमें आता है, ठीक है ना। लेकिन वहां तक कहानी गई नहीं थी, कहानी सिर्फ यहां तक की थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज FOH को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ओके, जाग के बैठे, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। मतलब इस जैसा सवाल हमारे पास 29 सवालों में नहीं था, इससे मिलता जुलता था ये शाइन ग्लो वाला, इससे अगला, लेकिन इस लेवल पे नहीं आया था जिस लेवल पे ये ले गया था, ठीक है ना। ये वाला डिब्बा और ये वाली लाइन, ओए होए होए, सुभान अल्लाह, ठीक है। ये इनका लेवल था भाई, कह रहे हैं बिल्कुल लेवल था जी। ये डिब्बा, उसके अलावा तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है जी। और उसके बाद ये येलोज जो हैं ये थे प्रॉब्लम चाइल्ड। तो शुरू करते हैं जी काम। पता लग गया हमें करना क्या है, प्रोडक्ट वाइज FOH को बांटना है, ठीक है। अब सवाल जब पढ़ना शुरू किया तो पता लगा डिपार्टमेंट वाइज सारा कुछ गिवन है, तो डिपार्टमेंट वाइज बांट के फिर प्रोडक्ट वाइज करना पड़ना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ठीक है। ABC के लिए ना आपको रिक्वायरमेंट से पता लगा करेगा, ठीक है। एक सवाल इंशाल्लाह टेस्ट में उसका डालूंगा, उसके अंदर रिक्वायरमेंट में ABC का लफ्ज नहीं, मतलब एक्टिविटी कॉस्टिंग का लफ्ज नहीं लिखा होगा, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पर लगेगा है ABC, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट से पता लगता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी डाटा उस किस्म का था नहीं इसके अंदर, ठीक है, कि उसने आपको कॉस्ट पूल दिए हो, कॉस्ट ड्राइवर दिए हो, ऐसी कोई बात ही नहीं, ठीक है जी। शुरू करते हैं। शेरोज प्राइवेट लिमिटेड, शहजोर इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट्स A and B। बिल्कुल वैसे ही सवाल, शक्ल वैसी है बिल्कुल, ये देखो, ये ब्राइट लिमिटेड is engaged in manufacturing. Bright Limited is engaged in manufacturing of 2 products, Shine and Glow. Both products pass through production department A and B, while department X provide service. कहानी समझ आ रही है? बिल्कुल वैसी ही अंग्रेजी यहाँ पे भी लिखी हुई थी, नकलें शक्लें वही होती है ना, आपको पता है जी। is engaged in manufacturing of 2 products A and B. These products are manufactured on 2 machines M1 and M2 and are passed through 2 service departments, inspection and packing, before being delivered to warehouse. अब समझ आ रही है कहानी? ये पहली लाइन से सवाल शुरू हो जाता है, पढ़ना पड़ता है तभी पता लगता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, सवाल के अंदर करना क्या आप, ठीक है। SPL's overhead expenses for the month of August were as follows। यहां से पता लगा था कि एक्चुअल है, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया ना, एक्चुअल और बजट की तो लड़ाई ही नहीं थी। लड़ाई सिर्फ ये थी कि जो वाले जोन से वाले भी हैं, बजटेड है या एक्चुअल है, इनको प्रोडक्ट वाइज आपने एलोकेट करना है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली प्रोडक्ट वाइज पे जब जाता है तो वो एक्चुअली होते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन होती है, उसी बेस पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। खैर, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए कि मैंने मिटा दिया था। इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ M1, ये क्या होंगे? और भाई इलेक्ट्रिसिटी रेंट के अलावा मशीन के चलने के ऑपरेशनल खर्चे उन्होंने इकट्ठे कर दिए, जिसमें वो फ्यूल एंड पावर भी आ जाता है, जिसमें कोई इंश्योरेंस है या कुछ, जो इंश्योरेंस खैर वैसे नहीं आना चाहिए, ऑपरेशनल खर्चे जितने मशीन को चलाने के लिए जितने खर्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने इकट्ठे करके दे दिए हुए, ठीक है। तो M1 और M2 के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे, ये गिवन थे, ठीक है। ऑपरेशनल मशीन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस गिवन है, और इलेक्ट्रिसिटी और रेंट जो है इनको बांटना है। और बांटने के लिए आप जब चले तो आपको गिवन है यूनिट्स प्रोड्यूस। क्या इलेक्ट्रिसिटी और रेंट यूनिट प्रोड्यूस की बेस पे बांट सकता है? नहीं। लेबर टाइम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का, लेबर टाइम पैकिंग डिपार्टमेंट का, क्या इलेक्ट्रिसिटी और रेंट इस पे बांट सकते हैं? M1 M2 इस पे बांट सकते हैं? नहीं। M1 M2 उन्होंने बांट के दिए हुए हैं, और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों बेसिस पर इन तीनों में से किसी बेस पर नहीं एलोकेट हो सकते। परेशान हो गए बड़े हम। फिर अगली लाइन नजर आई, द एरिया ऑक्युपाइड बाय 2 मशीन्स M1 M2 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एज फॉलो। आपने कहा शुक्र है, एरिया मिल गया ना, तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी तो इस पर बांट लेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट वैसे ही बटी बटाई है, ओके सही है। अब ये काम करने के बाद, यानी कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी आपने इस बेस पे बांटना है, उसके बाद M1 M2 गिवन है, ये टोटल निकल आएगा, आप यहां पे पहुंच जाएंगे, ये 3 चीजें आपकी आएंगी, ये आ गया। उसके बाद
ये जो सर्विस की एलोकेशन थी ना तो ये स्टेप डाउन, ना ये सिंपल है, पहले सिंपल था ना, सिंपल है, ना ये स्टेप डाउन है, ना ये वो रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। मतलब उनमें से कोई तरीका नहीं लगना था जो हमने पढ़ा हुआ था। बेसिकली उसने ना क्योंकि डिपार्टमेंट्स दो थे, इंस्पेक्शन और पैकिंग, और नीचे उसने क्लियरली बता दिया कि इंस्पेक्शन एक यूनिट करने में कितने मिनट लगते हैं और पैकिंग के एक कितने मिनट लगते हैं। तो बेसिकली उसने क्या दे दिए थे हमें, बेस दे दी थी एलोकेशन की, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो देखते हैं, सवाल तो इसलिए कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए कहा मैंने, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी अपनी कार्रवाई मामूल की। सबसे पहले हम एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे अपनी, जैसे हम बनाया करते थे, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोल्यूशन यहाँ पे पूरा करते हैं, मैं यहीं पे मार्किंग स्कीम बना दूंगा, आप पिक्चर ले लेना, ठीक है। अपना टेस्ट खुद भी आप चेक कर सकते हैं, फिर अगर आपको टीए गलत चेक करके देंगे ना तो आप उन्हें कहना था देखो सर ने ये कहा था, आप सही कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही किया करेंगे हम इंशाल्लाह। टेस्ट के अंदर कोशिश करेंगे, टेस्ट 1 के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 मैंने नहीं समझे इस काबिल के डिस्कस करें, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल गया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनवर्ड्स टेस्ट के अंदर अब हम कोशिश ये करेंगे किस तरह से नॉर्मल क्लास में अगर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास हफ्ते में एक आधी रख लिया करूंगा, उसमें सिर्फ हम क्या किया करेंगे, टेस्ट डिस्कशन, ठीक है। वो फिर मैं अपलोड भी कर दिया करूंगा, ओके जी। टेस्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो आनी है ना, शहजोर ले जी। एसपीएल क्या बनाएंगे जी, सबसे पहले एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो एक्चुअल है पर मैं वो लिखने की जरूरत महसूस नहीं की, वैसे एक्चुअल नजर आ रहा था, फर्क कोई नहीं पड़ता ना, ये तो एक जैसा ही बनता है, ठीक है। मसला तब आए जब आपसे कहे वेरिएंस निकालो, तो कोई मसला नहीं है, ये एक्चुअल होगा और वेरिएंस निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन का रेट गिवन होगा आपको, जैसे दो सवालों के अंदर गिवन था, सुकून से आपने उसे एब्जॉर्ब निकालने, दोनों का फर्क निकाल लेना, ठीक है, सही है ना। तो एफओएच कॉस्ट आएंगी यहां पर और फिर जनाब बेस आ जाएगी, क्या है कॉस्ट जी, वैसे मिसाल के तौर पे चलो एक ही बार करते हैं जी। बेस आ जाएगी, एरिया और फिर गिवन, और उसके बाद टोटल रुपीस में कर लेते हैं, 1000 में भी हो सकता है, 1000 में करेंगे रुपीस में करेंगे, 1000 में करना है, ठीक है जी 1000 में कर लें। वैसे मैंने सोल्यूशन जो है वो रुपीस में किया हुआ है, इसलिए चलो अच्छा है, दोनों वर्जन देख लेंगे। उसके बाद जी कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट बेसिकली मशीन 1 M1, फिर M2, फिर डाई मोटरवे। आज ही सर घर से आए हैं, आप फिर याद करा रहे हैं M1 M2, मोटरवे से ही तो आए हैं हम, पिंडी पिशावर वाले, बल्कि अब तो मुल्तान वाले भी मोटरवे से ही आते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद इंस्पेक्शन है और पैकिंग, लो जी। अच्छा अब जरूरत के हिसाब से इन्हें बढ़ाते जाते हैं जी। सबसे पहले मुझे बताएं, सबसे पहले क्या लिख लें, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी रेंट पहले तरतीब में आ रहे थे, लेकिन हमारी आदत की तरह गिवन वाले पहले लिख लेते थे। वैसे मैंने सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रेंट और फिर ऑपरेशनल कॉस्ट लिखी है बाय द वे, लेकिन चलो अब बताओ क्या लिखना पहले, गिवन वाले ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लिखे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, बेस गिवन है इनकी, गिवन है बेस क्या क्या लगा ली, ठीक है। M1 बोले 5500 और M2 3200, इसका टोटल 7700, 77 ही बनता है ना, 87 सॉरी जी। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, एरिया की बेस पर इसको बांटेंगे और एरिया भी गिवन था, ठीक है। एरिया लिख दिया है ना, आप मजीद क्या लिखना, बस ये गिवन था, इसका यहां पे टोटल कर लो जी। 37,300 फुट स्क्वायर फुट, 37,000
300। ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट जो गिवन होगी, सॉरी ये तो एंड पे करते थे, पहले कॉस्ट तो पकड़ो, कॉस्ट टोटल कितनी थी जी? 22381492 टोटल, 2238 टोटल 1492। मैंने कहा था इसके बाद हम कैलकुलेटर पकड़ा करते हैं, ये काम कर लिया था हमने। मशीन ऑपरेशनल कॉस्ट यहां पे कहां से आ गई? नहीं है मशीन ऑपरेशन, इंस्पेक्शन में और पैकिंग में मशीन नहीं चल रही ना, बंदे इंस्पेक्टर हैं और पैकिंग में बंदे पैकर्स हैं, ठीक है ना, वहां पे मशीन नहीं चल रही तो नहीं है कॉस्ट। ठीक है, पर्चे में ऐसे ही किया था, टेस्ट दिया था तुमने, याद भी है कि नहीं? अभी 6 दिन नहीं गुजरे हैं, इसीलिए कहा है ये रिवीजन ऐसे ही करना जैसे बताइए, भूल जाएगा सीएम में, बता रहा हूं मैं, सब कुछ आता है, चैप्टर करते हुए सब कुछ आ रहा है, यही महीने बाद भूला होना है आपको, तो इसी के लिए थोड़े से सवाल निकाल के हर चैप्टर के रखता रहूंगा आपके सामने, और फिर खुद भी कहता रहूंगा। जैसे अभी अगला वीकेंड आएगा तो हो सकता है मैं आपको कहूँ यार अब एबीसी वाले, अब आप जब ओवरहेड वाले 8 सवाल कर लेना इस वीकेंड पे, जो अगला वीकेंड आ रहा है, उससे अगले वीकेंड में जाकर आपको हो सकता है कहूँ आप एबीसी कर लें, उससे अगले वीकेंड में कहूँ चलो यार अब मार्जिन एब्जॉर्प्शन कर लें, फिर ऐसे 1.5-2 महीने गुजरे हो तो फिर किसी दिन मैं आपको कहूँ यार आज एबीसी करके आ जाना, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। 3 सवाल 4 सवाल एबीसी के हैं, 1 घंटे के अंदर नियत वालों से हो जाएंगे, ठीक है ना, नियत वालों से लेके, ठीक है जी। एरिया की बेस पे आप बांटना है तो 2238 को डिवाइड कर लो, पता ही आपको, डिवाइड कर लोगे 37.3 से, ये फुल फिगर लिख लो, ठीक है, जो आंसर आएगा वैसे कितना आता है 2238 डिवाइडेड बाय 37,300 करो, 60 आता है ना। अब ये पर स्क्वायर फीट आ गया, अब मल्टीप्लाई करते जाओ स्क्वायर फीट्स के साथ और आप इलेक्ट्रिसिटी और रेंट को बांट लोगे, ठीक है। तो करो इंटू 55 इंटू 48 इंटू 12 इंटू 15 करो 60 को 330 288 88 720 900 पूरा। तो यार एरिया इन्होंने ज्यादा घेरा हुआ लगता है इंस्पेक्शन ने और पैकिंग ने, है ना। ओके नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट कॉस्ट है जी 1492 डिवाइड बाय 37,300 करो, आंसर कितना आता है 220। आर यू श्योर? नहीं मतलब 0.04 400 तो 40 सॉरी 40 आ गया, ठीक है ना। अब उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 55 48 ये बताते जाओ, ठीक है जी। 220 192 480 और 600, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास जनाब ये आ गया हमारे पास टोटल एफओएच की कॉस्ट, ठीक है जी, जिसमें इंस्पेक्शन और पैकिंग भी है। अब हमने प्रोडक्ट वाइज लेके जाना है। अब एक तरह का सवाल ये हुआ करते थे जो ज्यादातर आए हुए हमारे सामने, वो क्या करता था, वो कहता था जी इनको पहले एलोकेट कर दो M1 M2 में, फिर M1 M2 को बंटवा देता था। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या मुसीबत थी, इस सवाल में इंस्पेक्शन और पैकिंग को M1 M2 में नहीं बांटना था, उसने प्रोडक्ट वाइज कहा था तो प्रोडक्ट को ही बांटना था। अब पहले तरीका कार क्या होता था, इनको इधर बांट के फिर आगे इनको प्रोडक्ट में बांटते ही थे, लेकिन इस समय डाटा ऐसा गिवन था कि इनको डायरेक्ट ही M1 की कॉस्ट, M2 की कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट सब की सब क्या कहां जानी थी, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, ठीक है। आपने टेस्ट दिया था जी, तो चलो टोटल कर लो, टोटल लिख लेते हैं। ये क्या है जी, टोटल एफओएच निकल आए हमारे पास, टोटल एफओएच कॉस्ट निकल आई है। लेकिन ये टोटल एफओएच कॉस्ट जो है ये बेसिकली अभी डिपार्टमेंट वाइज है और इसको प्रोडक्ट वाइज करना है। अब सवाल का डाटा बड़ा खूबसूरत, अब सवाल का डाटा खुद गाइड कर रहा था जी। ऐसा सरप्राइज टेस्ट के अंदर हुआ करता है ताकि पर्चे में कभी ऐसा सरप्राइज आए तो वो सब बच्चे कॉन्फिडेंट जो हुए थे टेस्ट के अंदर, नहीं हुए थे तो होने लग जाएंगे ना इंशाल्लाह, हर टेस्ट के अंदर अब ऐसी फनकारियां हुआ करेंगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को, यार देखो नहीं ऐसी चीज की हुई थी, बस पता कुछ कुछ था कि ऐसा होता है और हम लगे रहे और करते रहे और देखो यार हमारा टेस्ट पास हो गया, हम काफी हद तक सही हो गए और मार्क्स तो हर जगह मिल रहे हैं। मार्क्स जो हैं वो आपके ये नहीं कि आपके एक स्टेप पे गलती है तो आगे करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, अभी बताता हूँ मार्किंग स्कीम में आपको। तो वो कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ ऐसे ही मिल सकता है, पर्चे के अंदर तो बहरहाल ये एलिमेंट होता ही है कि 100 सवाल करो तो 101वां आता है, सीएम में तो वैसे ही बड़ा, ठीक है। लेकिन सीएम में एक गुड लक वो भी आपको नजर आ रही है, हर टॉपिक में मैं दिखाऊंगा आपको, 2005, 6, 7 वाले सवाल भी मैं करवाता हूँ आपको, उससे मिलता जुलता सवाल जो है वो
रीसेंट भी आया होता है, तो ऐसा भी कभी कभी जो है वो आपका छक्का लग जाता है जी। 6050 3680 1200 और 1500। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके हम रुके, टोटल करना तो कर लो 400, ठीक है जी। अब ये टोटल एफर्ज कॉस्ट आ गई है जी। अब हमने इसको प्रोडक्ट वाइज बांटना है, तो एफर्ज डिस्ट्रीब्यूशन शीट में बना देता हूँ प्रोडक्ट वाइज। जी बच्चों, इसमें वही एफर्ज कॉस्ट उसी तरह से आएगी। एफर्ज कॉस्ट तो आनी है ना, लेकिन वो एफर्ज कॉस्ट अब किस तरह से आ जाएगी? M1 M2 इंस्पेक्शन, ठीक है ना, और उसको फिर A और B में। उस दिन मसला सिर्फ ये था कि आपको एक बेस गिवन थी, ये डिपार्टमेंट A डिपार्टमेंट, वो M1 ये मेरा भी निकला हुआ है, और M2 ऐसे ही बांटा था ना। अब ये कि इंस्पेक्शन और पैकिंग को भी ऐसे बांट रहे, तो M1 और M2 को तो ऐसे बांट ही गए होंगे ना बच्चे, जिनको पैकिंग इंस्पेक्शन की समझ नहीं आई होगी, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ पर पैकिंग इंस्पेक्शन को ऐसे किसी न किसी तरह बांट दिया, तो उनके यहाँ पे नंबर सिर्फ कट जाएंगे जो अगले उन्होंने एलोकेशन करनी है, बाकी इसको जो बांट रहे हैं आगे उसके नंबर मिलेंगे उनको, एलोकेशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। चले वापस है जी। अब एफर्ज कॉस्ट आएगी और उसकी बेस, जाहिर सी बात है उसकी बेस आएगी, और फिर टोटल प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और बी है ना। टोटल आपने ₹1000 में करवाना शुरू किया हुआ सवाल, ठीक है जी। और उसके बाद प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी, ठीक है जी। शुरू करें काम। एफर्ज कॉस्ट मशीन M1 की क्या बेस होनी चाहिए आपके ख्याल में? नीचे गिवन है, वो कह रहा है कि मशीन M1 हैज प्रोड्यूस्ड 50% ऑफ यूनिट्स ऑफ ए। M1 ने 50% ऑफ ए बनाए हैं, और जाहिर सी बात है फिर 50% ऑफ ए जो है 50% ऑफ ए जो है वो बाकी फिर M2 ने बनाया होगा, ठीक है ना। तो इसने M1 ने 50% ए का बनाया और 65% बी का भी बनाया, ठीक है। जबकि M2 ने बाकी का 50% किसका? ए का बनाया है, और M2 ने 35% बाकी का बी का भी बनाया है। अब ये यूनिट्स उन्होंने बता दिए कितने कितने बनाए हैं, और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस दिए गिवन है। मेरे ख्याल में तो बहुत जबरदस्त बेस गिवन है। क्या मतलब? M1 की कितनी कॉस्ट प्रोडक्ट ए को चार्ज करें, जितना M1 प्रोडक्ट ए के लिए इस्तेमाल हुई है। कितना इस्तेमाल हुई है जी? 5600 ए बने हैं, जिसमें से आधे ए जो है वो M1 ने बनाए हैं, समझो ये मतलब है ना। बोलो। अच्छा, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि मैंने ये जो कॉस्ट एलोकेट करनी है मशीन 1 की, ये नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे करनी है। इसी तरह से मशीन M2 की कॉस्ट भी नंबर ऑफ यूनिट्स पे करनी है। तो ये मुझे अब एक वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये वर्किंग अब कर लेता हूँ, सही है। तो कोई नहीं, खैर है, होता रहता है, चलता है ये तो। डायरेक्ट करें तो करें, लिख लिया आप कैलकुलेटर पे कर लें, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता, मैं अपने लायक सा बंदा हूँ भाई। देख लेते हैं। चुच 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 क्यों कर रहे हो तुम? है चुच चुच चुच। वर्किंग 1 यहाँ पे मैंने निकालना है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स, बल्कि यूं लिखूं प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट, यार मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का नाम तो लिख ही लेंगे आज इंशाल्लाह, लिखूंगा जरूर मैं, थोड़ी सी बात करके जाऊंगा अल्लाह, बस ये जल्दी जल्दी कर लो अल्लाह ने चाहा तो। प्रोडक्ट वाइज नंबर ऑफ यूनिट्स, इंस्पेक्शन आवर्स एंड पैकिंग आवर्स,
ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, टोटल भी 7। तो अच्छा, टोटल एंड में भी हो सकता है, लेकिन तरतीब ये रखी हो ना यहाँ पे टोटल ए बी, तो यही रख लेते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी बाद में डाटा उठाने में। ठीक है, तो टोटल ए और बी, ठीक है ना। टोटल ए और बी। अच्छा जी, आप जरा कोशिश करें यूनिट्स की इस फॉर्मेट पे डाल लें, उसको जरा चेक करें, हो सकता है, मुमकिन है। डाटा पढ़ें, टोटल प्रोडक्ट ए का यूनिट्स गिवन है, प्रोडक्ट ए के टोटल यूनिट्स गिवन है कितने, 5600। अगर मैं मशीन M1 की बात करूं तो यूनिट्स M1 ने 5600 का 50% बनाया है और 7500 का 65% बनाया है। तो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट ए जो है M1 की अगर बात करें तो M1 की मशीन M1 की बात करूं तो इतनी देर चुकी फिरता हूं, पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्ट ए कितने टोटल 5600 का M1 ने कितना बनाया 50%, और M2 की बी कितनी बनी टोटल 7500, इसका कितने परसेंट 65% ये M1 ने बनाए हैं। ठीक है जी, तो मुझे बताएं M1 ने कितने ए बनाए और कितने बी बनाए, कितने ए बनाए कितने बी बनाए, तो टोटल कितने बनाए 7600। समझ आई बात की, ये असल में करना था। अब M1 की कॉस्ट कितनी है, M1 की कॉस्ट कितनी है, M1 की कॉस्ट 6050 है, इसको डिवाइड करो 7675 से, मल्टीप्लाई करो 2800 से और 4875 से, करके बताओ मुझे। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, ये कॉस्ट है, ए और बी में बांटना है। M1 की कितनी कॉस्ट इसमें से ए को बांटे जितने उसने ए बनाए हैं, कितने बी को बांटे जितने उसने बी बनाए हैं, तो टोटल कितने बनाए हैं उसने, ये ए और बी, इस तरह से बांटना था। ठीक है, तो क्या कहा मैंने 605000 पूरा अगर लिखें तो डिवाइडेड बाय 7675 मल्टीप्लाइड बाय 2800 करो तो ए की कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 4875 करो तो बी की, बोलो 2207। अब राउंड करके ऐसे कर लेना कि वो बराबर हो जाए, ठीक है ना, कोई एक आधा रुपया इधर से उधर कोई मसला नहीं जी। 605000 डिवाइड बाय 7675 मल्टीप्लाइड बाय 4875 3843 बराबर हो गया ना 6050। समझ आई बात की। अच्छा, आप जरा क्विकली अपने कैलकुलेटर पे ही चाहे M2 के लिए यूनिट्स निकालो और फिर फटाफट, चलो यूनिट्स निकल आएंगे तो अगला काम तो कर ही लोगे, यूनिट्स निकालो पहले, कैलकुलेटर पे ही निकालो, चाहे कैसे निकालोगे M2 के यूनिट्स, ये M2 के लिए यूनिट्स कैसे निकालोगे, देखो 5600 का 50% M2 ने बनाया है और 7500 का 35% M2 ने बनाया है, तो टोटल कितने बनाया M2 ने, और फिर उसी तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन M2 के लिए यूनिट्स हमें चाहिए। ठीक है, ये वर्किंग है ना, तो बस मैं जो चीज यूज कर रहा हूं मशीन M1 क्या है आगे, कॉस्ट है भाई, यूनिट्स है, मैं यूं लिख देता हूं, चलो आपके लिए यूनिट्स और यूनिट्स आपके लिए लिख रहा हूं, वरना तो वर्किंग का काम चलेगा, यहां से उठाना है। ठीक है, अब यूनिट्स जी, वो जो 5600 यूनिट्स बने हैं 50% M1 ने बनाए थे तो 50% M2 के आ गए, और 7500 का बाकी 35% इधर आ गया जी, ये तो 20। अच्छा, टोटल इधर भी आ सकता था, लेकिन मैंने ये इसलिए इस तरह से रखा है ताकि बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बन जाए, इजी रहे आपको, वरना ये पर कभी इधर से ए भी उठा रहे होते, उधर टोटल पड़ा, इधर ए भी है, इधर भी टोटल है, इधर ए भी है, वो फिर ऐसे ही बंदा मिस होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई जरूरी नहीं है, बाद में टोटल लिख लो आप जी। ये 2800 26 25
अब टोटल कॉस्ट कितनी है ये, यानी कि वो M1 M2 को ही बांट रहे थे, लेकिन वो हमने उस दो सवाल किए थे जो मैंने क्लास में करवाया था, उसमें उसने यूनिट्स दिए थे, यहाँ पे हमने 60-80 यूनिट्स लिखे थे परसेंटेज बना के, फिर उसने परसेंटेज बताई थी आपके होमवर्क वाले सवाल में, परसेंटेज से आपने कर लिया, याद आ रहा है। यहां पर वही काम कर रहे हैं, यूनिट से ही कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिट्स निकालने पड़े हमें, ये तो यूनिट से ही कर रहे हैं। हाँ, फर्क क्या है, ये जो दोनों थे ना, ये दोनों ये यहां एलोकेट नहीं हुए, बल्कि इसने ऐसी बेस दे दी कि प्रोडक्ट को डायरेक्ट हम चार्ज कर सकते थे, सिर्फ इतना सा फर्क था, बाकी ये काम तो वैसे ही हो रहा है, बस यूनिट्स निकलाया नहीं गिवन, निकालने पड़े थोड़ी मेहनत करके। अंग्रेजी की मार पड़ी आपको, मैथमेटिक्स तो इतनी खास नहीं थी। हाँ भाई, किधर, हेलो भाईजान, सीएमए की क्लास थी आपकी आज? अच्छा, कौन सी क्लास है? तो बैठ जाओ, होने वाली है शुरू थोड़ी देर में, जाओ जाओ घूम फिर जाओ जाओ जी। तो ये जी 3680 डिवाइडेड बाय 3680 डिवाइडेड बाय 5425 मल्टीप्लाइड बाय दिस 991778। अच्छा, अब ये फिगर जब कैलकुलेटर पे ऐसी आती है ना पर्चे में, अरे मुझे पता है ये कैसी आ रही है, 1781 पॉइंट पता नहीं क्या, ठीक है, जब ऐसी फिगर आती है तो कहते हैं ले सवाल गलत हो गया। नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही जा रहा है सवाल, ऐसे कभी नहीं सोचना, बस अपनी बेस मजबूत है आपकी तो आप कॉन्फिडेंस से चले, ठीक है। हाँ जी, दो कॉस्ट हो गई गई गई, ये भी दोनों प्रोडक्ट को जानी है, क्योंकि उसने कहा प्रोडक्ट वाइज एलोकेशन करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इंस्पेक्शन कॉस्ट। जी, अब इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन लेबर टाइम पर यूनिट गिवन है ना, 15 मिनट्स हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा मिनट बन जाने हैं, मिनटों के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। तो बेस क्या बनाएंगे इसकी, इंस्पेक्शन आवर्स। इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए आपको कहा था सबसे बेहतरीन बेस कौन सी है, एबीसी नहीं चल रहा, एफओएच का चैप्टर है, ठीक है ना, नजर आ रहा है ना, एफओएच का ही सवाल था, ओके। आपको लगा होगा और लगता है सर ने एबीसी का सवाल दे दिया शुरू करा के आज, है ना, ऐसा नहीं था जी। इंस्पेक्शन आवर्स, ये भी वर्किंग वन में निकालेंगे, वहीं पे काम चल रहा है सारा। आपने ये सही निकाल दिया था परसेंटेज, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। वर्किंग नहीं की तब भी मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं तो किया ही था आपने, ठीक है, मिल जाएंगे आपको नंबर। आगे आपने बेस लिखी थी इंस्पेक्शन आवर्स, बस फिर उम्मीद है मिल जानी चाहिए जी। इंस्पेक्शन आवर्स निकालने लगे जी। एक इंस्पेक्शन आवर्स निकालने, इंस्पेक्शन आवर्स निकालने सिखाए थे, निकालने खैर एक्टिविटी बेस में लिखाए थे पर सिखाए तो थे ना, ठीक है। इंस्पेक्शन आवर्स निकालने, वो कहता है ये 5600 ए बने और हर ए को लेबर टाइम पर यूनिट, हर ए को 15 मिनट इंस्पेक्शन पे लगते हैं, तो 5600 पर कितने मिनट लगे, 5600 इंटू 15, ये मिनट आ गए, हमें क्या चाहिए आवर्स, तो मैं डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, ठीक है। इस तरह सिंपल है, ए के आगे आवर्स और तो 5600 और इस तरह से 7500 को पकड़ लेना, ठीक है। ये 15 है और ये 12 मिनट है। कौन सी क्लास पढ़ने आए आप लोग हैं, R2 पढ़ने आए हैं? आज फिर सीएम में पढ़े जी। इंस्पेक्शन आवर्स, हाँ जी बोले, नहीं 5600 बने इंटू 15 मिनट डिवाइडेड बाय 60, ये आवर्स में आ जाएगा। ऐसे ही आपका दूसरा भी भाई है 7500 इंटू 12, अच्छा 12 मिनट, सोल्यूशन फिर आपको यही मिलना है, पिक्चर भी तो लेनी है आपने जी। कितना था भाई पहले 5600 इंटू 15 मिनट, ये 15 मिनट मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये आ गए टोटल मिनट्स, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे। इसी तरह से बी के 7500 यूनिट्स बने, हर एक यूनिट पर कितने मिनट्स लगते हैं इंस्पेक्शन में, 12, ये आ गए टोटल मिनट्स, डिवाइड बाय 60 करोगे तो आवर्स आ जाएंगे, बोलो 1400 1500 2900 1400 और 1500, सारी
आई एम सॉरी। इंस्पेक्शन कॉस्ट को बांट सकते हैं। अब दूसरे आर्स भी निकाल के चलते हैं एक ही बार, ठीक है। दूसरे कौन से आर्स हैं जी? पैकिंग आर्स। बिल्कुल सेम तरीके से निकलेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। पैकिंग आर्स उसी तरह से 5600 इंटू 12 डिवाइड बाय 7500 इंटू 10 डिवाइड बाय 7, ठीक है जी। बोलो 5600 यूनिट्स बने और हर यूनिट को पैक करने में एक 12 मिनट लगते हैं और डिवाइड बाय 60 करोगे तो आवर्स आ जाएंगे। 7500 यूनिट्स बने बी के इंटू 10 मिनट एक यूनिट पर और डिवाइड बाय 60 जी। 1120 1200 टोटल 2300। लो जी, ये कॉस्ट आप एलोकेट अब कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है? 1200 1000 डिवाइडेड बाय 2900 इंटू 1400 इंटू 1500, जल्दी करो। 579, ठीक है। पैकिंग कॉस्ट बेस क्या होनी है इसकी? पैकिंग आवर्स। ये भी वर्किंग 1 से हम निकाल के लाएंगे, निकाल चुके हैं वैसे तो। टोटल कॉस्ट कितनी है जी? 1500। इसको बांटना है 1500 1000 डिवाइड बाय 2370 इंटू 1120 इंटू 1250 709 पंजाबी वाली 9 और 791। अच्छा टोटल वैसे मैंने कर दिया तो ऊपर भी यहाँ भी कर दें ताकि और चेक हो जाए एक बार के, देखो वही चीज़ बटी है फिर भी, ठीक है। बाकी उसकी जरूरत नहीं, उसने तो प्रोडक्ट वाइज मांगा था, रिक्वायरमेंट तो ये, ठीक है जी। ये वैसे बनेगा 12430, ये मैं कर देता हूँ टोटल, आप ये बता दो मुझे। 9 4 और 70636, इन दोनों का टोटल कर लो जरा। 36 ये है जी, इन दोनों का टोटल कर लो। 12430 है। चलो भी नंबरिंग कर लें, अब सवाल तो हो गया खत्म। कितने बच्चों का सारा सही था? एक बच्चों का सारा सही था। अच्छा उन बच्चों ने ये वर्किंग नहीं की, पता नहीं अब उनका क्या बनता है। अच्छा अब इधर देखें 0.5 कैसे कर देता हूं मैं। जिसने ये उठाकर लिखा 0.5 एक नंबर उसको मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद 0.5 0.5 0.5 और 0.5, ये तो एरिया के हिसाब से बांट लिया होगा सबने। मैं टोटल के मार्क्स नहीं रखे, टोटल सिर्फ यूज हुआ है, उसकी वजह से ये नंबर मिले हैं ना। 0.5 ये, ठीक है जी। उसके बाद चूंकि ये टोटल आगे यूज भी होना था, इस पे एफर्ट भी लगी, तो ये 0.25 ईच मैंने इसके भी रखे थे, आई थिंक मैं देख लेता हूँ। 0.25 ईच ही है मेरे पास। व्हाट टॉकिस, क्या बात है? नो टॉकिस, कोई बात नहीं, एक नंबर है, हाँ 2 2 1 सही है जी। 0.25 0.25 0.25 0.25। अच्छा अब इधर देखो मजे की बात, ये मार्क्स तो सबने ही ले लिए होंगे, क्या ख्याल है? ये तो सबने लिए, ये तो बनते थे। कितने बन गए मार्क्स? 1 2 3 4 5 और 6, 15 में से 6 तो आ चुके हैं, ठीक है। ये तो सबने ले लेने थे। उसके बाद यहां पर भी मैंने ऐसे रखा है 0.5 और 0.5, ठीक है। और यहां पर 0.5 और 0.5। अब जिस बच्चे ने ये वर्किंग नहीं की, डायरेक्ट यहां पर आंसर सही लिख लिया है, तो उसको यहां पर पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, उसको यहां पर पूरे, क्योंकि उसने बहरहाल यहां पर लिख, लेकिन ये जरूरी है कि उसने लिखा हो नंबर ऑफ यूनिट्स, वरना तो मुझे पता नहीं लगेगा ना बीइंग एन एग्जामिनर कि इसने कैसे निकाला। लेकिन बेहतर अप्रोच ये नहीं है। अगर मेरा दिल ना करे तो हो सकता है मैं कहूँगा यार 0.5 दे दो यार, ये रहने तो, पता नहीं इसने साथ वाले से देख के लिखा है क्या की। तो बेहतर अप्रोच ये नहीं है, कैलकुलेटर पे सारे काम नहीं करके आ जाने, आपने वर्किंग प्रॉपर करनी। आई के अपने कमेंट्स के अंदर एग्जामिनर ये लिख रहा होता है कि बच्चे ने वर्किंग प्रॉपर नहीं की है,
वर्किंग एलेबोरेट नहीं करता बच्चा, वर्किंग को रेफर नहीं करता सही तरह से, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। बल्कि यूं करें, अच्छी अप्रोच पे लाना भी तो चाहिए। मिस्टर एग्जामिनर, ये आधा नंबर आपने काट लेना है अगर ये वर्किंग के बगैर किसी बच्चे ने डायरेक्ट किया हुआ है तो, ठीक है? ओके जी, चल, ताकि अगली बार से आदत पड़ जाए। ओके, ये पॉइंट्स तो मिलेंगी आपको। 0.5 ये मैं एक एक पॉइंट के ऊपर कर रहा हूँ, अब टाइम भी ज़ाया हो रहा है, लेकिन चलो बताना चाह रहा हूँ आपको ज़रा ये लिखने के बाद कि कहाँ कहाँ नंबर कटेगा अगर गलती कोई किसी एक जगह हो गई है। कितने हो गए नंबर, ज़रा देखना, वध ना जान, वध ही ना जान। देखो भाई, टोटल बताओ ज़रा, 14 हो गए? 14 हो गए? बोलो। 6 थे ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इनमें से कोई एक गलत हुआ है, लेकिन टोटल किया है तो बच्चे को ये पता था ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट, एफओएच कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर कैसे एलोकेट होनी है, ये चीज़ें ऐड होनी है। तो कई बेस अगर गलत हो भी गई है तो इसके टोटल के मार्क्स उसको मिलने चाहिए। गलती पे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते गलती के नंबर। वैसे आज के बाद टोटल के नंबर नहीं होंगे, मैंने इस सवाल में रख दिए, ज़रा पूरे नहीं हो रहे थे मेरे से। ठीक है जी, ये को 13 नंबर का, 12-13 नंबर का सवाल होना चाहिए था। ठीक है जी, सही है। तो अब क्लास का टाइम तो हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह आपको ये नोट्स जो हैं ये कल मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स तो बने हुए हैं, तो मैं अब नाम तो आपको दिखा दूँ ना कम से कम एटलीस्ट, कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर कल हमने शुरू करना है। ठीक है, इसके अंदर हम इंशाल्लाह बेसिक फॉर्मेट्स कल बनाएंगे और प्रोबेबली हम पहला सवाल भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कर पाएंगे। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। कल फुल फ्लैज लेक्चर जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे होगा, तो जो खवातीनों हजरात अभी भी घर बैठ के इस लेक्चर को ले रहे हैं, खुदारा आज ही तशरीफ ले आइए। कल का लेक्चर अपलोड नहीं होना, और अपलोड नहीं होगा तो ये आपको परसों समझ नहीं आएगा। आज इत्तेफाक से, वैसे मैंने शुरू करना था, मेरी कोई नीयत नहीं थी, लेकिन आपके सामने ये टाइम बचा ही नहीं, ये सवाल ज़्यादा टाइम ले गया। आज हमारी पूरी नीयत थी कि हम मार्जिन एब्जॉर्प्शन को शुरू करते थे, जितना फॉर्मेट बन पाता वो बना लेते, कल उसको रिवाइज कर लेते, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा खतरा अब है कि कल क्लास स्टार्ट होते ही और कोई काम नहीं हमारे पास करने को सिवाय इसके स्टार्ट करने के, और पहला सवाल भी कर लेंगे। तो कल की क्लास ना पढ़ने वाले को परसों इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। सो प्लीज बी इन क्लास टुमारो। अल्लाह हाफिज।